अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। आज एक बहुत अहम टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये टॉपिक हमारे पास क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास फर्स्ट ईयर देन क्लास इंटर में ये टॉपिक हमारा हर साल हर क्लास में रिवीजन के तौर पे आता है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है और इस टॉपिक को समझने में बच्चे बहुत ज़्यादा या तो समझते नहीं हैं, अगर समझते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं, जबकि ये ऐसा बिल्कुल भी टॉपिक नहीं है। ये बिल्कुल आसान टॉपिक है। मज़ीद मैं कोशिश करूँगा मैं इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा इसको आसान बनाऊँ ताकि आपके समझने में मसला ना हो। मेरे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मैं उनको क्लास 8 में इस तरीके से ये समझा देता हूँ टॉपिक कि उनको क्लास 9 में दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। और मैं समझता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर इस टॉपिक को उसी तरीके से कवर करवाऊँगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए आपको किसी किस्म की भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो आएँ अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए अभी हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। आएँ, पहले मैंने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स के बारे में लिखा तो मेरे जहन में एक बात आई कि क्यों ना पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में स्टूडेंट्स को आगाह किया जाए। तो आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स ज्वाइंड बाय फंडामेंटल ऑपरेशन, जिसको हम डमैस कहते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रूट्स एंड पावर्स इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आपके पास किसी किस्म की भी कोई भी कलेक्शन है जिसके अंदर आपके पास हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स जो इन चार ऑपरेशंस के साथ आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं आपस में, तो आप उनको कहेंगे ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक इसमें खास चीज जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल को याद रखिएगा, जिस तरीके से मैं कहूँ 5 मेरे पास कोई भी नंबर है, इसके साथ मैंने x को मल्टीप्लाई किया, अब मेरे पास ये बन गया कोफिशिएंट, ये हो गया वेरिएबल, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यानी क्या बात समझ में आई कि अगर आपके पास कलेक्शन है जिसमें आपके पास वेरिएबल्स भी हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हैं और वो सब के सब आपस में जुड़े हुए हैं इन चार ऑपरेशंस के साथ, तो आप कहेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसमें खास कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। ठीक है, आप उसमें कोई चेक नहीं करेंगे इसमें ये चीज़ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में है, नहीं। आपने जस्ट देखना है कि अगर वेरिएबल है साथ उसके कोई ऑपरेशंस हैं या सिंपल वेरिएबल देन कोई ऑपरेशन, तब भी आप यही कहेंगे कि वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिस तरीके से 5x लिख दें, 6 + 7x लिख दें, 8x + 9x की पावर 4 लिख दें, तो क्या बात समझ में आई कि वेरिएबल के साथ आपका कांस्टेंट किसी खास ऑपरेशन के साथ कनेक्ट होगा तो आप क्या कहेंगे कि ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, मजीद वेरिएबल के बारे में मैं पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। सिर्फ ये बहुत लाइट सा टॉपिक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आम सी बात है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें एक खास बात है टर्म, कि टर्म कौन सी होती है, किसको हम टर्म कहते हैं। बाज़ बच्चे कहते हैं कि सर इसमें 2 टर्म्स है, नहीं। इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, नहीं। याद रखिएगा ये बात कि ये जो टर्म वाली बात है इसको मैंने इसलिए अलग से लिखा है कि ये बात तो बिल्कुल आसान सी है कि वेरिएबल के साथ आपके कांस्टेंट आ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, जमा हो जाए, कुछ भी हो जाए तो आप कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल सी। लेकिन टर्म में कंफ्यूजन है। टर्म आपकी प्लस या माइनस के साइन के साथ होती है, ठीक है, न कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ। जिस तरीके से मैं लिखूं 6x, तो ये आपके पास जस्ट एक टर्म है। ठीक है, x/4 ये भी आपके पास सिर्फ एक टर्म है, न कि 2 टर्म्स। 7x × 5x पावर 4 × 9y, ये कंप्लीट आपके पास एक टर्म है। ठीक है,
अब आपने ये नहीं देखना कि मल्टीप्लाई ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है, ये नहीं मैं कह रहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है क्योंकि वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है और आपस में इनके साथ ऑपरेशन है, ठीक है। लेकिन इसमें टर्म सिर्फ एक ही है क्योंकि टर्म जो है वो प्लस और माइनस के साइन जो है वो टर्म्स बनाते हैं, ये जनरेट करते हैं किस्म से, यूं कहा जाए कि एक टर्म, एक अगर आपके पास टर्म है उसके बाद प्लस का साइन या नेगेटिव का साइन आएगा तो अगला टर्म, अगली जो नंबर होगा वेरिएबल होगा आप उसको सेकंड टर्म कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अभी 7x प्लस 9y प्लस 7z, अब ये आपके पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है। कितनी टर्म्स हो गई आपके पास? 3 टर्म्स हैं, 1 2 एंड देन 3, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इसमें टर्म्स में प्लस या माइनस ही अपना किरदार अदा करते हैं। अब आए पॉलिनोमियल की तरफ, जो मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगता है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल है क्या चीज? अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल x कैन बी रिटन एज, ये जो मैंने आपके पास पॉलिनोमियल लिखी है जस्ट एक वेरिएबल में लिखी है, x वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, कंप्लीट आपके पास पॉलिनोमियल। अभी है क्या ये पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल x कैन बी रिटन, जो इस शक्ल में होगा, जो इस शक्ल में होगा आप उसको कहेंगे ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस शक्ल में बज़ाहिर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं तो जरूर आपको बात समझ में आ जाएगी। अब देखें a0 a1 a2 an-1 और an, ठीक है। ये तमाम के तमाम आपके क्या हैं? कोएफिशिएंट्स हैं। क्या हैं? कोएफिशिएंट्स। अब बात यहां पे समझने वाली है कि कोएफिशिएंट क्या चीज होते हैं, किनको हम कोएफिशिएंट कहते हैं? कोई भी नंबर, कोई भी स्केलर नंबर अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप कहेंगे ये इसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। याद रखिएगा, कोएफिशिएंट अगर कोई भी नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आपका कोएफिशिएंट है, ठीक है। जिस तरीके से a0 मल्टीप्लाई है x के साथ, a1 मल्टीप्लाई है x के साथ, a2 मल्टीप्लाई है x के साथ, ये सब के सब जो मैंने जिनको कोएफिशिएंट बोला है इनका ताल्लुक होगा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपके पास रियल नंबर से हों, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। आपने इनसे परेशानी होना a1 a2 पता नहीं क्या है, जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा a1 क्या चीज होती है, a2 क्या होता है, a3 क्या होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब ये तो आपने देख लिया कोएफिशिएंट। अब ये जो x है ये आपके पास है वेरिएबल, ठीक है, ये x आपके पास है वेरिएबल। ये जो n है ये है आपके पास डिग्री, जी सही है, जिसको हम पावर बोलते हैं कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो है। अब n-1 से मुराद ये है कि अगर आपके पास हाईएस्ट डिग्री 4 है तो नेक्स्ट टर्म 3 होगी कि 4 की जगह पर आप n की जगह पर 4 रखेंगे, 4 - 1 = 3, यानी आगे आगे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं आपकी जो डिग्री है वो रिड्यूस होती जा रही है। यानी ये कौन सी फॉर्म हो गई? असेंडिंग हो गई या डिसेंडिंग होगी? ये आपके पास हो गई डिसेंडिंग। कैसे कि सबसे पहले आपके पास हाईएस्ट डिग्री, देन उसमें से एक कम, फिर एक कम, यानी इस तरीके से जो एक्सप्रेशन होगा जो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके रिड्यूस होता रहेगा, आप कहेंगे ये हमारे पास क्या है? उसकी डिग्री है जो कम हो रही है एक एक करके, ठीक है। अब इस शक्ल में ये बात समझ में आ गई कि x हमारे पास वेरिएबल है, a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 अप टू सो ऑन, ये आपके पास हैं कोएफिशिएंट्स। n आपके पास है डिग्री, ठीक है। अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री 4 है तो सेकंड टर्म में जो डिग्री आएगी वो 3 आएगी, देन 2 आएगी, फिर अगर वो नहीं है तो फिर आप यानी कि कहेंगे कि वो टर्म इसमें नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ अगली स्टेप समझाता हूं, इससे पहले बोर्ड रेस करूं। अभी मेरी सिर्फ तवज्जो आपको यह समझाने पर है कि एक्सप्रेशन को आप समझें, जिसको ये कहा जाता है एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, कि इस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा उसको आपने समझना कि कैसा एक्सप्रेशन होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं 5, यानी पहले इसको मैं नाम देता हूं p ऑफ x, यानी पोलिनोमियल, इसका मतलब p ऑफ x यानी कि पोलिनोमियल ऑफ x। x मीन डिपेंड जो कर रही है वो वेरिएबल जो है हमारे पास वो x वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो 5x2 + 9x + 10। अब आपने यहां पर समझना है, इसको भी सामने रखें और इस दोनों चीजों को अब आपने देखना है कि किस तरीके से हमारे पास पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होती है। देखें 5 क्या है आपके पास? a0 है, 9 आपके पास क्या है? a1 है, 10 आपके पास क्या है?
टू है, ठीक है, यानी A0 A1 A2। A0 आपके पास क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री का जो उसके साथ कोएफिशिएंट है वो हमने A0 उसको नाम दिया है। अब यहाँ पर A0 A1 A2 AN-1 AN अप टू सो ऑन, ठीक है। अब ये जो नंबर्स हैं ये आपके पास समझो कोएफिशिएंट हो गए, इनको मैंने नाम दे दिया A0 A1 A2, ठीक है। अब ये जो आपके पास n था डिग्री, अब यहाँ पर मेरे पास n क्या है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, तो इसका मतलब डिग्री हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब देखिएगा जो n-1 n-2 की कहानी है ये कैसे आपको समझ में आ रही है। देखें 2 था, यहां पर अब डिग्री कैसे हो गई, 1 हो गई। कैसे कि n जो था, n आपके पास था 2, तो अगली टर्म जो आएगी वो हमारे पास n-1 आएगी इक्वल टू, अब n क्या है आपके पास 2, 2 - 1 इक्वल टू 1, तो अगली डिग्री आ गई 1। अब इस तरीके से जैसे ये रिड्यूस होती जा रही है डिग्री, इस तरीके से वहां पर भी रिड्यूस होती जा रही है। अब ये है आपके पास कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट वो नंबर होता है जिसके साथ जो अकेला हो, ठीक है, कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में ना हो, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। वैसे तो अगर हम कांस्टेंट की डेफिनेशन देखें तो वैसे तो हमारे पास कांस्टेंट वो होता है जो फिक्स हो, जो चेंज ना हो। अच्छा एक बात और, यहां पर वेरिएबल आप समझ लें कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या चीज है। वेरिएबल नाम से ही जाना जाता है कि वेरिएबल जो चीज चेंज हो जाए, ठीक है। अगर x + 9 है मेरे पास इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0 ना भी रखा जाए, x + 9 अगर मैं x1 पुट करूंगा हमारे पास जवाब 10 आएगा, x2 पुट करूंगा जवाब हमारे पास 11 आएगा, x3 पुट करूंगा हमारे पास जवाब 12 आएगा। यानी ये जो x है ये हमारे पास वेरिएबल है जो चेंज हम कर सकते हैं, चेंज हो सकता है। लेकिन जबकि 9 एक चीज है जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होगी, जिसमें कोई रद्दोबदल हम नहीं कर सकते। अब यहां पर वेरिएबल का मतलब आपने क्या समझा, वेरिएबल जो हम चेंज कर दें, तभी हम इसको ओपन सेंटेंस भी बोलते हैं। वो भी मैं किसी दिन आपको लेक्चर में समझाऊंगा, ओपन सेंटेंस क्या होता है, क्लोज सेंटेंस क्या होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल जो चीज चेंज हो जाए, ठीक है। और 9 हमारे पास कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है अपनी जगह, ठीक है। अब मैंने आपको ये समझा रहा था कि ये डिग्री आपको समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से है। एक बात और, मैं एक और मिसाल आपको समझाता हूं। P of x इक्वल टू 9x³ + 7x + 8, ठीक है। अब यहां पर आप ये देखें कि हमारे पास डिग्री क्या है, डिग्री आपके पास n = 3 है, n = 3 है। इसके बाद जो सेकंड टर्म में आपके पास वो नहीं है, यानी कि उसका कोएफिशिएंट 0 है। यानी इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सही लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, सही नहीं मतलब अंदाज थोड़ा चेंज करता हूं आपको समझाने के लिए। 9(0)x² + 7x1 + 8x0। अच्छा एक बात मैं यहां बताना भूल गया आपको, अब यहां पर देखें आप, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है जो आपको नजर नहीं आ रहा, जबकि हम कहते हैं कि कांस्टेंट के साथ अगर हम पॉलिनोमियल में देखें तो हमारा वेरिएबल है, और वो वेरिएबल कौन सा है, x की डिग्री 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 में से 1 माइनस किया, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म जो आएगी डिग्री हमारी वो 0 आएगी। क्योंकि मैंने कहा था आपको कि हाईएस्ट डिग्री में से नेक्स्ट टर्म के अंदर आप एक एक उसकी डिग्री में से 1 माइनस करते रहेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म वेरिएबल की डिग्री बनती जाएगी। तो जब 2 था, 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। और हमें पता है किसी भी नंबर के ऊपर 0 आ जाए पावर तो वो हमारे पास होता है 1 के बराबर, तो 10 × 1 = 10, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कांस्टेंट होता है, और ये इसके साथ जो वेरिएबल है याद रखिएगा, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल की डिग्री 0 होती है, ठीक है। और वो 0 किसी भी नंबर के ऊपर डिग्री अगर 0 आ जाए, पावर 0 आ जाए, तो आपका जवाब 1 होगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शनल हो, कुछ भी हो, मगर यानी अनडिफाइंड नंबर ना हो, ठीक है, जिसके बारे में आप डिफाइन ना कर सकें। अब इस क्वेश्चन को देखें कि यहां पर आपको 3 के बाद यकदम पावर 1 नजर आ रही है, 2 यहां से मिस हो रही है, तो आप समझ जाएं यहां पर कि जो यहां पर आपको नजर नहीं आ रही उसका कोएफिशिएंट 0 है, उस कोएफिशिएंट ने उसकी डिग्री को कम कर दी है, सॉरी 0, उस 0 कोएफिशिएंट ने उस टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद वो टर्म वैसे ही वहां से निकल चुकी है, जा चुकी है। अब अगर इसको मैं देखूंगा इसका सही तरीका जो है वो ये है कुछ, ठीक है, इस तरीके से होगी कि 9, अब यहाँ पर A0 आपके पास 9 है, A1 0 है, A2 आपके पास 7 है, A3 जो है आपके पास 8 है, ये तो थे 4 कोएफिशिएंट्स। अब डिग्री 3 2 1 0, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 8 आ जाए, 0 आ जाएगा, ठीक है।
तो मैं समझता हूं अभी आपको कुछ ना कुछ बात समझ में आ गई होगी कि डिग्री हमारे पास किस तरीके से बनती है, कैसे कैसे वो रिड्यूस हो रही होती है, और कोफिशिएंट हमारे पास ये ए नॉट वाला, ए नॉट, ए1, ए2, an-1, ये कहानी भी आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी काफ़ी हद तक। ठीक है, मैं अगर मुझे कहीं और कोई बात समझानी पड़ी तो मैं ज़रूर आपको अभी समझाने की कोशिश करूँगा। अब थोड़ी सी ये पॉइंट्स नोट कर लें। अच्छा, अब एक फैसला करें कि पॉलिनोमियल, कौन सी पॉलिनोमियल को आप कहेंगे ये पॉलिनोमियल है और किसको आप कहेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये अब अहम बात है। अभी सिर्फ आपने ये समझा कि इसका एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है या इस एक्सप्रेशन को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ये तो जनरल फार्मूला लिखा हुआ है ना आपके पास। इसको मैंने आपके पास दो एग्जांपल्स पर्टिकुलर करवाई हैं कि आपने ए नॉट को क्या तसव्वुर, क्या समझना है। ये ना हो ना मैं आपको जनरल समझा दूं, पर्टिकुलर आप ए नॉट को कुछ और ही समझते रहें। तो अब मैं आपको समझाऊंगा इसकी कंडीशंस। एक पहली बात तो ये आपने समझनी है कि जो एन है, ये सारे का सारा दारोमदार डिग्री के ऊपर है पॉलिनोमियल का, यानी कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। कोफिशिएंट कुछ भी हो, इससे पॉलिनोमियल को कोई असर नहीं होगा। याद रखिएगा बात कि पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट को आपने नहीं देखना, हरगिज नहीं देखना। आपने सिर्फ उसके वेरिएबल की डिग्री को तयन करना है कि डिग्री में कोई ऐसी खामियां तो नहीं जो पॉलिनोमियल की तारीफ के अंदर कोई ऐसा डिफॉल्ट पैदा कर दें जिससे वो पॉलिनोमियल ना रहे। अब आपने एन को देखना है और एन हमारे पास क्या है, डिग्री। अब कंडीशंस देख लें, एन जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होनी चाहिए, या 0 या 0 से बड़ी। दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर में सब आ गए, नॉन नेगेटिव से मुराद नेगेटिव सारे के सारे खत्म, जस्ट पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव देखें, हम एक बात यहां पर समझने की कोशिश करें, कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है, इग्नोर नहीं कीजिएगा। मामूली से मामूली पॉइंट को भी बुक में अगर हो तो उसको इग्नोर मत करें। इग्नोर करने से हो सकता है वो पॉइंट आपके कहीं आपको तंग करना शुरू कर दे। ठीक है, अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहता तो वो इसको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकता था ना, जब नेगेटिव उसको चाहिए ही नहीं तो उसने नॉन नेगेटिव क्यों लिखा। समझने की बात है कि अगर वो पॉजिटिव की बात करता तो 0 ना आता, 1 2 3 अप टू सो ऑन नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब वो 0 को बीच में लाना चाह रहे हैं तो वो कैसे लिखेगा, वो कहेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव से मुराद ये नेगेटिव सब के सब नहीं, 0 से लेके अप टू सो ऑन। ठीक, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही ये पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो अगर आप कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 टू अप टू 1 से लेकर आप स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव की बात करेंगे -1 से स्टार्ट करेंगे, 0 तो बेचारा रह जाएगा। तो जब नॉन नेगेटिव की बात होगी तब भी 0 आएगा, जब नॉन पॉजिटिव की बात होगी तब भी 0 आएगा। ठीक है, अब मैंने यहां पर बात की है कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के n जो है वो या 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बल्कि यूं नहीं, n जो है वो 0 और 0 से बड़ा एलिमेंट्स। अगर मैं इसको मजीद और थोड़ा सा मुख्तसर करने की कोशिश करूं तो LW होना चाहिए, होल नंबर्स। तो बात क्या है, बिल्कुल समझ में आ गई कि भाई आपके पास जो n है उसका ताल्लुक होना चाहिए होल नंबर्स के साथ। ठीक, यानी n के ऊपर जो आपकी डिग्री है अगर वो होल नंबर्स में से आ जाए तो आप कहेंगे वो पॉलिनोमियल है। अगर होल नंबर्स के अलावा कहीं रेशनल आ जाती हैं, इर्रेशनल आ जाते हैं, या आपके पास यूं समझे नेगेटिव आ जाती है तो हरगिज वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। यानी डिग्री जो है n डज नॉट इक्वल टू p/q, और जो आपके पास डिग्री है वो p/q की शक्ल में भी नहीं होनी चाहिए। समझ गए होंगे बात। वैसे तो कहानी सारी यहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी समझाने की बात कर रहा हूं कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के 0 और 0 से बड़ी। ठीक है, और मजीद मामूली सी बात के डिग्री का जो ताल्लुक है वो आपके होल नंबर से होना चाहिए। जब होल नंबर से होगा तो p/q तो होगा ही नहीं, कि p/q की शक्ल में भी डिग्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बात, कोएफिशिएंट भी आपने समझ लिए कि a0, a1, a2, an, ये जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो आपके पास कोएफिशिएंट होगा। और ये बात डिनोटेड बाय p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x, ये भी आपको समझ में आ गई। मैंने अभी आपको यहाँ मिटा दिया है कि p मतलब पॉलिनोमियल और x का मतलब यानी वो x पर डिपेंड कर रही है। a नॉट इक्वल टू 0, यानी a0 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब ये बात समझें कि क्या कहना चाह रहा है कि a0 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a0 आपका वो नंबर होता है, वो कोएफिशिएंट होता है जो आपकी हाईएस्ट
जो डिग्री होती है वेरिएबल है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, अगर वो आप 0 कर देंगे तो आपकी डिग्री, यानी जो डिग्री है वो खत्म हो जाएगी। जैसे x5 प्लस 9x3, अब देखिए ये ही 0 हो गया तो आपकी अगली पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? तो इसका मतलब कोएफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए, a नॉट 0 नहीं होना चाहिए। डिग्री कि डिग्री क्या है वो मैंने आपको समझाया कि डिग्री क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो थी डिग्री एक नंबर की, लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन को इस तरह किया जाती है कि 9x4 इंटू Z3 मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो डिग्री आपके पास, ये दोनों को आप प्लस कर देंगे, 4 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 7। तो इसकी जो डिग्री होगी वो आपके पास 7 होगी। ये मामूली सा एक है क्वेश्चन है, ये मैं आपको आपकी एक्सरसाइज में ही समझाऊंगा, यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैंने हल्का सा हिंट दे दिया आपको, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहीं पर समझाया जाए। तो ये डिग्री, वैसे मैंने जो पॉइंट नोट किया वो मैंने इसके लिए किया था कि आपको डिग्री समझ में आ जानी चाहिए कि डिग्री किस तरीके से रिड्यूस हो रही है। ए नॉट इज लीडिंग कोएफिशिएंट। हाँ, जिस तरह हम लोग मैट्रिसेस में भी लीडिंग डायगोनल की बात करते हैं, यहाँ जो चीज लीड कर रही होती है, जो बंदा किसी को लीड करता है ना, तो ये ए नॉट जो है ये लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये आपकी पूरी पॉलिनोमियल को लीड कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। पॉलिनोमियल है वन और मोर वेरिएबल्स, वेरी गुड, ये बात समझें। मुझे कुछ दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स कहने लगे कि सर हमने एक YouTube चैनल पर वीडियो देखी है, वो हमारी बुक के फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करेक्ट कह रहा है, जबकि वो कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल जो है वो सिर्फ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है कि वो 1 वेरिएबल पर होनी चाहिए। हरगिज़ भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं अब वीडियोस के नीचे आपके पास नीचे ज़रूर वो ये क्या कहते हैं पिक्चर्स दूंगा, जिसके अंदर नुमाया तौर पर लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल हैव 1 और मोर वेरिएबल्स। ये पॉलिनोमियल्स के जो एक और एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं और होते हैं। ये नहीं कहा जाए कि जिसके 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा वेरिएबल होंगे वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। बस पॉलिनोमियल का फैसला आपने कहां से करना है कि उसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, उसकी जो n है वो बिलोंग्स टू होल नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपके पास कुछ एग्जांपल्स लेकर आता हूं जिनको हम देखकर बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से कौन से पॉलिनोमियल होते हैं और कौन पॉलिनोमियल नहीं होते, ठीक है। अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं जिसके बारे में हम ये देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं, या अगर नहीं है तो क्यों नहीं हैं तो क्यों हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल्स मैंने वैसे अलग से बुक से निकाल कर दिए हैं आपको, लेकिन जो एक्सरसाइज की एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको अलग से सॉल्व करवाऊंगा। अब देखें पहली के बारे में देखें, 3x - 1/3। आपने किसी को भी नहीं देखना, आपका सिर्फ नज़र आपकी वेरिएबल पर होनी चाहिए। वेरिएबल की डिग्री 1 है आपके पास, तो पहली जो है वो पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की डिग्री पॉजिटिव 1 है और ना ही फ्रैक्शनल है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो आप कहेंगे ये पॉलिनोमियल है। अब 5 जो है आपको दिखने में एक नंबर लग रहा है, आप सोचेंगे ये कैसे पॉलिनोमियल है या नहीं। आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि मैंने यहाँ पर एक बात आपको समझाई थी कि जिस नंबर के साथ कोई वेरिएबल नज़र ना आ रहा हो उसके साथ जो है हमारे पास वेरिएबल x या y या कुछ भी वेरिएबल होता है उसकी डिग्री 0 होती है। तो इसके साथ भी आपके पास x समझ लें, y समझ लें या z समझ लें, उस वेरिएबल है जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन उसकी डिग्री 0 है, तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है, क्योंकि आपने पढ़ा कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारे पास उनको वो बिलोंग्स करनी चाहिए होल नंबर से, तो ये 0 है। अब ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि अपॉन में है, x के वेरिएबल 1 है, जो 1 ऊपर जाएगा यानी कि 4/x है। जब आप इसको लीनियर तरीके से लिखेंगे 4x - 1 हो जाएगा, तो ये डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पर देखें वो बात आ गई जो कहते थे कि भाई 2 वेरिएबल पर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब x² और y, इसकी डिग्री पॉजिटिव, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, ये पूरी पॉलिनोमियल है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये मसला नहीं, ये मसला ज़रूर है। ये जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव -1 हो जाएगा, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर देखें आप, ये x जो था जिसकी तरफ हमारा जो इंतखाब है वही नीचे पड़ा हुआ है, जब वो ऊपर जाएगा तो वही नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है।
यहाँ आ जाएं, रेडिकल -1 डिवाइड बाय 4, बहुत अच्छा सवाल है, सिर्फ परेशान करने के लिए आपको दिया हुआ है। अब पहली बात तो ये 1 का रेडिकल 1 होता है 1/4, और इससे तो आपका मतलब है ही नहीं, यहाँ कुछ मर्जी आ जाए, क्योंकि जब पॉलिनोमियल का नाम आ जाए तो आपकी निगाह, आपका फोकस जाना चाहिए वेरिएबल पर कि वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल को पहचान करो, वेरिएबल है कहाँ, कहाँ छुपा हुआ है। तो यहाँ जब वेरिएबल है नहीं तो अंडरस्टूड है, वेरिएबल की डिग्री 0, तो ये भी पॉलिनोमियल है आपके पास। अब जरा यहाँ पर देखें तो यहाँ होल के ऊपर तो 2 है, मगर यहाँ पर क्यूब रूट भी है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x माइनस वाई होल के ऊपर 2 आ जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 आ जाएगा। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, ज्यादा डीप में चला जाऊं, क्यूब रूट है तो पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर देखें x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, z की डिग्री 1, देखें 3 वेरिएबल आ गए हैं, तो ये पॉलिनोमियल जरूर है, क्योंकि पॉलिनोमियल का ताल्लुक वेरिएबल से, वेरिएबल की डिग्री पॉजिटिव और 1, तो ये तो बहुत अच्छे। अब ये देखें पाए, कितनी अच्छी बात है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन हमारा नंबर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमें नंबर को नहीं देखना, हमने देखना है उसके वेरिएबल को, तो वेरिएबल की डिग्री 0, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब एक ये लास्ट क्वेश्चन है, अब ये देखें x आपके पास नीचे, अब बाज़ाहिर तो आप भाई 9 को तो हमने देखना ही नहीं है, एक्स स्क्वायर अपन एक्स नीचे आ गया तो इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं जनाब, ये देखें ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो सिंप्लीफाई करके जवाब आएगा वो 9x आएगा, तो आप क्या कहेंगे? ये पॉलिनोमियल है। यहां पर देखें आप लोग परेशान हो रहे होंगे, 169 जो है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 13 का। 167 किसी का भी नहीं है, तो लिहाजा ये इरेशनल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी निगाह वेरिएबल पर होनी चाहिए, वेरिएबल की डिग्री 5 है तो आप कहेंगे ये पॉलिनोमियल है। ये मैंने चंद एग्जांपल्स आपको दी थी, उम्मीद करता हूँ पहले तो टॉपिक से ही बात समझ में आ गई होगी, वगरना एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। वगरना हम जब अपने चैप्टर जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो हम आपको ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपका बहुत अच्छे तरीके से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। मजीद किसी किस्म की भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप ज़रूर कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मजीद आप कमेंट करके भी अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं ताकि किसी और को देखने वाले को भी फ़ायदा हो जाए। नेक्स्ट जो मैं आपके पास वीडियो लेकर आऊँगा वो हमारे पास होगा टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू टर्म एंड विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, यानी डिग्री के हिसाब से क्या टाइप्स हैं और टर्म्स के हिसाब से क्या टाइप्स हैं। ठीक है, यह बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल का विजिट किया है मगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।